चलिए द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब के बारे में बात करते हैं, वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आइए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप निश्चित रूप से परिचित हैं, और वह है जल यानी कि पानी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप कहेंगे कि पानी को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो उबलना ना शुरू कर दे, और जब पानी उबलना शुरू कर देता है तो हम तापमान माप लेते हैं, और वही मापा गया तापमान इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये तो समझ में आता है और ये ठीक भी है और मैं समझ भी सकता हूँ। लेकिन वैज्ञानिक रूप से कहें तो जब आप किसी द्रव के वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर को उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर करते हैं, तब द्रव उबलता है। यानी कि लिक्विड के वेपर प्रेशर को जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करते हैं तब वो उबलना शुरू करता है। इसलिए वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बीच कुछ तो संबंध है। ठीक है, चलिए अब इस मिश्रण में कुछ मिलाते हैं। यहाँ पर हमने द्रव को मिलाया है, यहाँ एक विलायक यानी कि सॉल्वेंट है और एक विलेय है यानी कि सॉल्यूट है। इसलिए हम एक विलयन अर्थात सॉल्यूशन बना रहे हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिलाने की आवश्यकता है। वैसे ये मिश्रित होने योग्य द्रव है। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? यही कि अब क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा। अगर आप पूछ रहे हैं कि इसमें कितना द्रव मिलाया जाता है तो एक बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, यदि मैं आपको बता दूं कि मिलाए गए द्रव की मात्रा कितनी है, तो क्या आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि क्वथनांक बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर वैसा का वैसा ही रहेगा? तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे आप? तो हमें इसके बारे में थोड़ा और जानने की आवश्यकता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा कि सभी द्रव वाष्पशील होते हैं यानी कि वॉलेटाइल होते हैं। जो भी हम आगे करने वाले हैं उसमें ये काफी बड़ी भूमिका अदा करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप जानते हैं कि कितना द्रव मिलाया गया है और हम अभी द्विअंगी मिश्रणों यानी कि बाइनरी मिक्सचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनमें दो घटक होते हैं। मान लीजिए पहला घटक विलायक है, सॉल्वेंट है, और दूसरा घटक विलेय है, सॉल्यूट है। हम यहाँ मात्रा की बात द्रव्यमान में ना करके हम इसकी बात मोल के पदों में करेंगे। तो चलिए मोल अंश को पिक्चर में लाते हैं, क्योंकि x का मान जानने से, जो कि मोल अंश है यानी कि मोल फ्रैक्शन है, मेरे पास मिश्रित होने वाले तरल पदार्थों का अनुपात है। और ये काफी महत्वपूर्ण बात है, उन पदार्थों के द्रव्यमान ही नहीं बल्कि उनके मोलों का अनुपात। लेकिन मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? क्योंकि अगर मुझे यह मोल अंश x1 का मान पता है तो द्रव के वाष्प तथा इसके मोल अंश के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है। विशिष्ट रूप से यहाँ आंशिक वाष्प दाब तथा मूल अंश के बीच संबंध की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ मिश्रण बनाने के लिए दो चीजों को मिलाया जा रहा है और संबंध है P1 बराबर P1 नॉट गुणे x1। अब यहाँ पर P1 आंशिक वाष्प दाब है विलायक का, पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, और P1 नॉट ये शुद्ध घटक 1 का वाष्प दाब है और x1 शुद्ध घटक 1 का मोल अंश है। और यह संबंध राउल्ट नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये संबंध क्या है? ये राउल्ट का नियम है और ये काफी महत्वपूर्ण चीज है और आप इसे कहीं ना कहीं पूरे विलयन पाठ में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप पूछने जा रहे हैं कि मैं दूसरे द्रव के लिए भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पहला घटक भी द्रव है, दूसरा घटक भी द्रव है, इसलिए समान संबंध वहां भी लागू होना चाहिए, दूसरे घटक के लिए भी लागू होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, यही हम तुरंत करने जा भी रहे हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं। तो दूसरे द्रव के लिए P2 x2 के समानुपाती होगा और P2 बराबर P2 नॉट गुणे x2 होगा, जहां पे P2 नॉट शुद्ध घटक 2 का वाष्प दाब होगा और x2 शुद्ध घटक 2 का मोल अंश होगा। अब आप कहेंगे कि यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इसका क्वथनांक से क्या संबंध है? तो याद रखें कि क्वथनांक तब था जब वाष्प दाब द्रव के इर्द गिर्द वायुमंडलीय दाब के बराबर था। तो क्या कुल दाब प्राप्त करने के लिए इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो कुल दाब बराबर होगा P1 प्लस P2, जो कि बराबर हो जाएगा P1 नॉट गुणे x1 प्लस P2 नॉट गुणे x2। ये कुल दाब है। और यही डाल्टन ने पाया कि गैसों के अलग अलग दाबों को जोड़ा जा सकता है। क्या आपने इसको पढ़ा है? यदि नहीं तो गैस के नियम को एक बार दोहरा ले। डाल्टन का नियम कहता है कि आप विभिन्न दाबों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल दाब P1 प्लस P2 के द्वारा दिया जाता है। तो बस अब तक जो भी पढ़ा है उसे संक्षेप में देख रहे हैं हम। तो चलिए कुछ ग्राफ बना लेते हैं जो इन विचारों को और पुख्ता करने में मदद करेगा। तो यहां मैं किस प्रकार का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं? यहां मैं कुल वाष्प दाब वर्सेस मोल अंश का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं।
तो मोल अंश को हमने x अक्ष पे रखा है और कुल वाष्प दाब को हमने y अक्ष पे रखा है। अब मोल अंश कौन से घटक का? वैसे यह एक द्विअंगी यानी कि बाइनरी मिश्रण है, तो भले ही मैं क्षैतिज अक्ष के अनुदिश x2 प्लॉट करता हूं, जिसका अर्थ है कि बाएं से दाएं दिशा में विलेय यानी कि सोल्यूट बढ़ रहा है, तो इसका यह भी मतलब हुआ कि विपरीत दिशा में x1 यानी कि बाएं हाथ की ओर x1 1 के बराबर है और बाएं से दाएं जाने पर x1 घट रहा है। अगर x2 बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है यानी कि x2 मूल बिंदु पे यदि 0 है बाईं तरफ और वो 0 से 1 हो रहा है, तो x1 1 से 0 होगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास शुरू करने के लिए शुद्ध द्रव विलायक है और जैसे ही इसका मूल अंश दाईं तरफ शून्य हो जाता है, यह जो दबाव डालता है वह कम होता रहेगा, कुछ इस तरह से, जिसे हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। इसी प्रकार दूसरे घटक के लिए मैं कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना सकता हूं, क्योंकि दूसरे घटक के लिए उसका वाष्प दाब बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर उसका मूल अंश बढ़ रहा है, और दूसरा घटक यहाँ पे विलेय है यानी कि बाएं से दाएं जाने पर विलेय बढ़ रहा है, तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। अब यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दूसरा घटक जो कि विलेय है ये अधिक वाष्पशील है और फिर ये समान संबंध का अनुसरण भी करता है, जो कि है P2 बराबर P2 नॉट गुणे x2। यहाँ मैंने दो चीजें कहा, अधिक वाष्पशील और ये पूरा का पूरा संबंध। जैसा कि मैंने बताया, संबंध वाली बात तो ठीक है, लेकिन इसे मैं अधिक वाष्पशील क्यों कह रहा हूं? वैसे समान तापमान पर शुद्ध द्रव 2 का शुद्ध द्रव 1 की तुलना में अधिक वाष्प दाब है, यानी कि P2 नॉट P1 नॉट से बड़ा है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। यदि वाष्प दाब किसी दिए गए तापमान पर अधिक है तो यह अधिक वाष्पशील है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए तापमान बढ़ाने पर इसका वाष्प दाब आसानी से वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाता है, इसलिए 2 नंबर वाला शुद्ध द्रव ज्यादा वाष्पशील है। अब इससे हमें कैसे मदद मिलेगी? तो याद करें, डाल्टन का नियम कहता है कि हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो ये जो बिंदीदार रेखाएं हैं ये दोनों घटकों के अलग अलग वाष्प दाबों को दर्शाती हैं, तथा ये जो ठोस रेखा है, सॉलिड लाइन है, वह कुल वाष्प दाब यानी कि दोनों वाष्प दाबों के योग को दर्शाती है। अब हमें लग रहा है कि हम कहीं पहुंच रहे हैं। तो चलिए अभी तक जो भी हमने ग्राफ में देखा है उसका सारांश देख लेते हैं। हमने राउल्ट के नियम का इस्तेमाल किया तथा डाल्टन के नियम का इस्तेमाल किया। राउल्ट का नियम हमें विलायक तथा विलेय के अलग अलग योगदान को बताता है, जहां द्रव 1 विलायक था तथा द्रव 2 विलेय था, और डाल्टन का नियम उन दोनों को एक साथ जोड़ता है, जिससे आपको यह सुंदर आइडिया मिलता है कि वाष्प अवस्था तथा साथ ही गैसों की वाष्प अवस्था में हो क्या रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि P1 बराबर Y1 गुणे PT। यहां पर PT क्या है? तो PT कुल दाब है। PT का मतलब हुआ P टोटल यानी कि P कुल, जो कि P1 प्लस P2 के बराबर है। और Y1 क्या है? यहां पर Y1 वाष्प अवस्था में घटक 1 का मूल अंश है तथा Y2 वाष्प अवस्था में घटक 2 का मूल अंश है। और यहां दाहिनी तरफ हम द्रव अवस्था की बात कर रहे हैं। यहां X द्रव अवस्था में मूल अंश है। मैं जानता हूं कि ये सब हमने सिद्धांत में पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है, लेकिन इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए यही हमारा फोकस रहने वाला है। अगर मैं कुल दाब की बात करूं तो यह हमेशा P1 नॉट तथा P2 नॉट के बीच में होगा। मैं यहां फिर से बता दूं कि घटक 2 सर्वाधिक वाष्पशील है, जो कि यहां विलेय यानी कि सोल्यूट है। इसलिए P2 उस तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है, उस द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसे आप मिला रहे हैं। तो P1 और P2 अलग अलग होंगे। और जरा सोचें, इसमें संख्याएं डालें और इसके बारे में सोचें। तो मैं ये अभ्यास आप पर छोड़ रहा हूं। अधिक वाष्पशील घटक के लिए y हमेशा x से बड़ा होगा, जिसका अर्थ है कि घटक 2 के लिए वाष्प अवस्था में मूल अंश, जो कि y है, द्रव अवस्था के मूल अंश से ज्यादा होगा। द्रव अवस्था में जो मूल अंश है वो x है, तो y हमेशा x से ज्यादा होगा। किसके लिए? घटक 2 के लिए। आप कोई भी संख्या डालें और पाएंगे कि यह हमेशा सत्य है। इसी प्रकार कम वाष्पशील घटक के लिए द्रव अवस्था में मूल अंश हमेशा वाष्प अवस्था में मूल अंश से अधिक होगा। द्रव अवस्था में मूल अंश x हुआ और वाष्प अवस्था में मूल अंश y हुआ, तो x हमेशा y से बड़ा होगा। ये किसके लिए होगा? ऐसा कम वाष्पशील घटक के लिए होगा। तो ये सब सीधे परिणाम है। यहां आप साधारण सी गणित लगा सकते हैं, जैसे कि आप P1 का मान 100 ले लें तथा P2 का मान 200 ले लें और आप इसे हल करें और आप देखेंगे कि हमेशा सत्य होगा। तो ये काफी सुंदर है, इसलिए मुझे ग्राफ पसंद है। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा वीडियो ग्राफ और बाकी सब का सारांश था। लेकिन यह हमारे शुरुआती प्रश्न का उत्तर कैसे देता है? द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, हम इसका क्वथनांक कैसे पता लगाते हैं? तो क्वथनांक का पता लगाने के लिए हमें जानना होगा कि कितना द्रव मिलाया गया है, विशेष रूप से मिलाए गए द्रव के मोल अनुपात, इसको जानना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मिलाए गए द्रव की प्रकृति को जानना होगा। आप देखें कि यदि आप अधिक वाष्पशील घटक या कम वाष्पशील घटक मिलाते हैं तो क्वथनांक या तो बढ़ जाता है या घट भी सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सबसे बढ़िया उत्तर होगा कि निर्भर करता है कि आप किस प्रकृति का कितना द्रव मिला रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि क्वथनांक बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर समान रहेगा। और यदि आपको स्पष्ट उत्तर चाहिए तो आपको वास्तविक पदार्थ की आवश्यकता है जो इसमें मिलाया जा रहा है, वो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या। याद रखें कि यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं ये सब आदर्श विलयनों के लिए सत्य है।